हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है मेरे अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मी एंड माय यूट्यूब क्लासेज। और जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल के थ्रू ज़्यादातर वही वीडियो बनाए जा रहे हैं जो 12th पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड है। तो आज जो अपना ये जो इस वीडियो का जो उद्देश्य पर्पज़ है वो ट्वेल्थ पॉलिटिकल का जो 4th लेसन है उसका सेकंड पार्ट है ये, यानी 4th लेसन का फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी बना हुआ है जो इस चैनल पर उपलब्ध है, आप देख सकते हैं। और आज ये वो सेकंड पार्ट है 4th लेसन का। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपको बता दें कि ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसको ज़रूर शेयर करें और आगे से आगे अपने क्लासमेट को शेयर करें जो इस वीडियो से लाभ ले सके, ठीक है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना जो लेसन है। और लेसन जैसे हमने कल जो अपना यानी कि इससे पहला जो वीडियो था उसमें हमने देखा था कि जो स्वतंत्रता है उसका क्या अर्थ है, उसके क्या विविध रूप हैं और उसकी क्या आवश्यक शर्तें हैं वो हमने पढ़ी हैं। तो आज जो हम पढ़ रहे हैं वो समानता के ऊपर है कि समानता के संदर्भ में जो विचार हैं उसको हम यहाँ पे लेके आ रहे हैं और समझ रहे हैं कि समानता क्या है। तो जैसा कि आपको पता है समानता का यहाँ पे उद्देश्य क्या है कि प्रकृति के तहत सभी व्यक्तियों को प्रकृति ने समान रूप से बनाया है, ठीक है ना। प्रकृति ने सभी मनुष्यों को जन्म से ही समान बनाया है, लेकिन परिस्थिति के अकॉर्डिंग उनके बीच में ये जो असमानता है वो उत्पन्न हो गई है। तो हम इस पार्ट में यही पढ़ेंगे कि समानता क्या है, इक्वलिटी क्या है। तो जैसा कि हम देखते हैं कि मनुष्य स्वतंत्र और समान पैदा हुए हैं और वे अपने अधिकारों के विषय में भी स्वतंत्र और समान रहे हैं, लेकिन ये परिस्थिति के अकॉर्डिंग होता है कि परिस्थितियाँ ऐसी होती है जिससे मानव और समाज यानी जो लोग हैं उनके बीच में ही ये असमानता स्थापित हो जाती है जब परिस्थितियाँ बन जाती हैं। तो देखिए कि समानता का वास्तविक अर्थ क्या है। तो हम ये समझते हैं कि समानता का अर्थ क्या है। तो जानिए कि समानता का मतलब ये है कि एक व्यक्तित्व के विकास के लिए उसे पूर्ण समान अवसर दिए जाए, क्योंकि जब समाज में जब व्यक्ति रहते हैं तो उनके साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए कि किसी को ज़्यादा सुविधा मिल रही है तो वो उनका विकास करेगा और वो आगे बढ़ेगा, और कुछ ऐसे हैं जिनको पूर्ण रूप में समानता या उस राज्य के द्वारा सुविधा नहीं मिल रही है, तो इससे फिर क्या होगा, ये भेदभाव हो जाता है। तो जब प्रकृति ने व्यक्ति को समान रूप से स्वतंत्र रूप से पैदा किया है तो यहाँ पे राज्य का और समाज का ये दायित्व है कि व्यक्ति को जहाँ तक संभव हो उसे समानता दी जाए, हर स्तर पर उसे समानता की तरह व्यवहार किया जाए। तो यही जो विचार है हम समानता के संदर्भ में पढ़ रहे हैं, क्योंकि कुछ एक जो व्यवस्था है जैसे हम देखें कि प्रकृति ने सभी व्यक्ति को समान बनाया है, लेकिन शारीरिक और मानसिक रूप में कुछ ऐसी भी है कि किसी को ज़्यादा विकसित रखा है, कोई कम विकसित हुआ है, तो वो बात एक प्रकृति की तौर पे होती है जो विदित होती है। लेकिन समाज का ये दायित्व होता है कि व्यक्ति को पूर्ण तरह से समान अवसर दिए जाए उसके व्यक्तित्व और समाज के विकास के साथ। तो यहाँ पे इस समानता के संदर्भ में लॉस्की ने जो विचार दिए हैं वो यहाँ पे समझते हैं। तो यहाँ पे हाईलाइट आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो देखिए, समानता का अर्थ यह नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाए या प्रत्येक व्यक्ति को समान वेतन दिया जाए। कहने का मतलब है, लॉस्की कह रहा है कि समानता का मतलब ये नहीं कि सभी व्यक्ति की एक जैसा व्यवहार किया जाए या ये कि सभी को समान वेतन दिया जाए, तो ये समानता नहीं है। जैसे इसका एक एग्जाम्पल के रूप में देखें तो यदि एक मजदूर का वेतन एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक या गणितज्ञ के बराबर कर दिया जाए तो समाज में उसे जो इसका उद्देश्य है वो समाप्त हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि समानता का अर्थ यह है कि कोई विशेष अधिकार वाले वर्ग नहीं रहे, सबकी उन्नति के समान अवसर है वो मिले। तो ये यहाँ पे ध्यान रखना है, समानता का मतलब है, ठीक है ना। तो आपको ये समझना है कि समानता की जब बात करें तो ये नहीं कि सभी को समान वेतन दिया जाए, ये पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि व्यक्ति ने मतलब समाज जो प्रकृति उसने व्यक्ति के साथ थोड़े बहुत असमानता के तत्व मौजूद किए हैं, तो समाज के द्वारा है ये संभव है कि उसके साथ समानता का व्यवहार किया जाए। तो इसलिए अब ये है कि कोई व्यक्ति ऐसा है जो कह सकते हैं कि नैतिकता के अकॉर्डिंग से आचरण नहीं कर रहा है, और एक है जो बहुत उच्च चरित्र आदर्श है या जिसकी हम बात करें कि वैज्ञानिक है। तो इन दोनों के व्यवहार जीवनचर्या अलग होगी, तो लोगों का उनके प्रति व्यवहार स्वाभाविक रूप में थोड़ा सा डिफरेंट होगा, ठीक है ना। और मजदूर की कमाई और वैज्ञानिक की कमाई को देखें तो दोनों में फ़र्क होना स्वाभाविक है। तो इसको हम यहाँ पे कहें कि इसको समान करें, इसको समानता होनी चाहिए, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे समाज का उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है। क्योंकि कोई अपने उस कौशल का विकास अच्छे से कर रहा है तो ये
ज़रूरी है कि वो उसका प्रॉफिट ले सके, तो उस अकॉर्डिंग। लेकिन समानता का एक उद्देश्य ये भी है कि समाज में किसी को विशेष अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए। विशेष अधिकार देने से क्या हो जाता है, बाकी जो है उनको कम समझा जाता है, तो इस तरह से समाज में फिर भेदभाव उत्पन्न हो जाता है। तो वो समानता का मतलब है कि सभी के साथ संभव हो वहाँ तक समानता का व्यवहार किया जाए, लेकिन समाज में कोई किसी वर्ग को विशेष अधिकार न दिए जाए जिससे कि समाज में भेदभाव उत्पन्न हो जाए। ठीक है ना। तो ये तो हम यहाँ पे बात करें समानता के अर्थ को, कि समानता का अर्थ क्या है। ठीक है ना। तो नेक्स्ट हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो समानता के तो हम पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे तो समानता होनी चाहिए, और इसके लिए क्या आधारभूत तत्व हैं जो समाज में शामिल होने चाहिए। तो वो यहाँ पे देखिए, जो यहाँ पे 4.6 पॉइंट की आपकी स्क्रीन पे हाईलाइट हो रहा है, समान लोगों के साथ समान व्यवहार ही समानता है। पहली बात कि समानता का आधारभूत तत्व क्या है, बेस क्या है, तो ध्यान रखना है कि समान व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार किया जाना ही समानता है। ठीक है ना। जैसे अगर लोग हैं, लोगों के बीच में व्यवहार है, वो अगर उनके व्यवहार एक दूसरे के प्रति समान है, तो ये एक बात यहाँ पे प्रतीत होती है कि वे एक समान रूप से जीवन यापन कर रहे हैं, तो उनके प्रति व्यवहार भी समानता का होना चाहिए। दूसरी बात करें, सभी लोगों को विकास के समान अवसर प्राप्त होने चाहिए। ये समानता का एक मुख्य उद्देश्य होता है, और समानता का जो आधार तत्व कहे तो ये बात यहाँ पे साबित हो रही है कि सभी व्यक्ति को विकास के समान अवसर प्राप्त हो। क्यों? क्योंकि समाज में जो व्यक्ति रह रहा है, सभी को हक है कि राज्य के द्वारा जो भी सुविधा दी जाए उसका बराबर हक मिले उन्हें। ठीक है ना। तो ये बात यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है कि सभी लोगों को विकास के लिए समान अवसर मिले। कोई किसी को ज़्यादा प्रॉफिट मिले, ज़्यादा संभावना या अवसर मिले, और किसी को अपनी आजीविका या जीवन संवारने का अवसर ही नहीं मिले, तो इस तरह का भेदभाव है वह समानता के अंतर्गत नहीं आता। समानता का मीन्स ही यही है कि हर स्तर पर समानता का व्यवहार होना चाहिए, उन्हें समानता प्रदान की जानी चाहिए। नेक्स्ट देखिए, तीसरा पॉइंट यहाँ पे, समाज और राज्य सभी लोगों के साथ समान आचरण व व्यवहार करें। समाज और राज्य से ये अपेक्षा की जाती है कि वह व्यक्ति के साथ, वहाँ पे उस समाज में जो लोग रह रहे हैं उनके साथ समान आचरण करें एवं उनके साथ समानता का व्यवहार करें। ठीक है ना। ऐसा नहीं कि कुछ व्यक्ति है जिसको विशेष प्रायोरिटी दी जाए, किसको महत्व ही नहीं दिया जाए, तो इस तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। राज्य होने के नाते वह उनकी प्रजा एक जैसी है, उसके लिए तो उनके प्रति समान व्यवहार होगा। तो नेक्स्ट देखें 4 पॉइंट, मानवीय गरिमा तथा अधिकारों को समान संरक्षण। मानवीय गरिमा मतलब जो मानवता की जो वैल्यू होती है, मानव के रूप में उसको जो मूल्य होता है, उस मूल्य और मानव यानी व्यक्ति को जो अधिकार प्राप्त होते हैं उनका समान संरक्षण होना चाहिए। जैसे दो व्यक्ति हैं, एक महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि एक धनवान व्यक्ति और एक नॉर्मल या जो जीवन यापन कर रहा है, तो उन दोनों को जो अधिकार दिए जा रहे हैं वो दोनों के अधिकार समान इक्वल हैं। तो यहाँ पे राज्य ये करेगा कि भले कोई भी हो, अगर उनके अधिकारों का हनन हो रहा है, भले वो उच्च कैटेगरी से हो या निम्न से हो, तो उनको समान सुरक्षा प्रदान की जाए। उनके साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं हो कि भाई वो ऊंच है वो नीचे। तो उनकी मानव गरिमा और अधिकारों के संरक्षण को लेकर जो व्यवस्था होगी वह समान रूप से होनी चाहिए, तो समानता स्थापित होगी। यानी इसके आधार तत्व जिस पर समानता राज्य के लिए महत्वपूर्ण और स्थापित हो पाती है। नेक्स्ट देखें, समाज में किसी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, भाषा, वर्ण, वर्ग और लिंग या निवास स्थान या फिर कहे संपत्ति और राष्ट्रीयता, इनके आधार पर उनके साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। यानी टोटली मतलब पूरा एक ओवरऑल कहने का मतलब है कि समानता तभी स्थापित होगी जब उसके साथ किसी भी तरह का भेदभाव न हो। राज्य अपने प्रजा के प्रति समान व्यवहार करे, सभी को एक जैसा समझे, उनके साथ एक तरह का व्यवहार करे। ठीक है ना। किसी को विशेष दर्जा नहीं देना कहने का मतलब है। तो यहाँ पे जो प्रतीत हो रहा है सामाजिक समानता के अंतर्गत ही आ रहा है। तो इस तरह से ये जो होगी जब स्थापित व्यवस्था है तभी वहाँ पे समानता स्थापित होती है। राज्य में समानता है वह बहु को भी व्याप्त हो पाएगी। तो नेक्स्ट जब हम बात करें तो समानता के जैसे हम ये पढ़ रहे हैं, तो इसमें आपको ये विशेष तौर पे ध्यान रखना है कि समानता के जैसे हमने पढ़े हैं ये अलग अलग कह सकते इसके लिए आवश्यक तत्व हैं। तो इसमें नेक्स्ट है, प्रत्येक व्यक्ति को समाज में समान महत्व दिया जाना चाहिए। क्योंकि समाज में व्यक्तियों को ऐसे नहीं कि कुछ जो व्यक्ति उसको ज़्यादा तवज्जो दी जाए, किसी को कम महत्व दिया जाए, ये नहीं। समाज में समानता का मतलब ही ये है कि समाज में सभी व्यक्ति उस राज्य के लिए एक तरह के
होंगे उनके लिए उस राज्य का उन लोगों के प्रति समान महत्व रहेगा। तो ये तो था कि कुछ ऐसे तत्व हैं जिसके आधार पर समानता है वो स्थापित होती है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट हम बात करें कि समानता के प्रकार क्या हैं, किस किस तरह की समानता की व्यवस्थाएं होती है, यानी प्रकार होते हैं, काइंड ऑफ इक्वलिटी। तो वो देखिए, पहला नागरिक समानता, सिविल इक्वलिटी, यानी राज्य के द्वारा व्यक्ति को जब नागरिकता प्रदान की जाती है तो उसके साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा, भले वो किसी जाति से, किसी वंश से या किसी जन्म स्थान से हैं, तो इसके आधार पर उसके साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे ये जो बात प्रतीत हो रही है वो है नागरिक समानता। क्या है? नागरिक समानता। क्योंकि यहाँ पे जैसे हाईलाइट देखें, राज्य के सभी नागरिकों को नागरिक अधिकार प्राप्त हो तथा राज्य अपने नागरिकों के साथ किसी तरह का भेदभाव नहीं करे, जिससे अगर भेदभाव नहीं होगा तो नागरिक उनके मन में राज्य के प्रति श्रद्धा और विश्वास होगा कि राज्य हमारे साथ सभी की तरह एक जैसा व्यवहार करता है, यानी समानता का व्यवहार करता है। राज्य में नागरिक ये जब अनुभव करेगा तो ये जो व्यवस्था राज्य में स्थापित होती वही नागरिक समानता है, यानी राज्य के अंतर्गत नागरिक जो हैं उनको समान तरह की व्यवस्था या समानता प्रदान करना नागरिक समानता के तहत आएगी। नेक्स्ट देखें, हमारे देश में संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 14 से लेकर जो 18 तक उससे आगे की जो व्यवस्था है उसके अंतर्गत समानता का वर्णन किया गया है कि राज्य के अंदर किस किस तरह की समानता है, वो व्यक्ति के अधिकार की श्रेणी में आती है, ठीक है ना। क्योंकि जब राज्य अगर व्यवस्था नहीं करे तो संविधान के तहत समानता का महत्व समझाते हुए व्यक्ति को ये अधिकार के तौर पे दी गई है, ताकि राज्य में जब व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार होगा तो राज्य के अंतर्गत व्यक्ति अपना विकास कर पाएगा, अपनी सुविधाओं को जुड़ा पाएगा और साथ ही साथ समाज में अपना योगदान दे पाएगा। तो इस तरह से संविधान में ये अनुच्छेद 14 के तहत समानता का जो अधिकार है वो जोड़ा गया है, ध्यान रखें। इसी के तहत ये कहा गया है कि सभी नागरिकों को विधि यानी कानून के तहत समानता तथा विधि यानी कानून का समान संरक्षण का जो अधिकार है वो नागरिक को प्रदान किया गया है। तो इस तरह से ये समानता का पहला प्रकार था, वो है नागरिक समानता। नेक्स्ट हम देखें, दूसरा जो इसका प्रकार है वो है राजनीतिक समानता। राजनीतिक समानता का मतलब ये है कि राज्य के अंदर नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के राज्य के कार्यों में भाग लेने का जो अधिकार, जो समानता होती है वही राजनीतिक समानता होगी। अब राज्य के अंदर राजनीति में भाग लेने का मतलब, जैसे सभी व्यक्ति जो वयस्क है तो वो मत दे सकते हैं, अगर उनके योग्य हैं उस पद पे बैठने की तो उस पद के प्रति उनके प्रति समानता का व्यवहार किया जाएगा, उसी मत देने का अधिकार होगा, सार्वजनिक पद प्राप्त करने का अधिकार होगा, निर्वाचन या चुनाव में भाग लेने का जो अधिकार होगा, उनके साथ उनके प्रति किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होगा। क्योंकि समाज में जब नागरिक रह जाता हो तो उनके साथ राज्य में वो जिस तरह की गतिविधियां कर रहा है, राज्य में उसका जो भागीदारी लेने का जो अवसर जब उसे प्राप्त होता है तो उस अवसर पे उसके साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होना, राजनीति की जो गतिशील क्षेत्र है उसमें उनके साथ जो समानता का व्यवहार किया जाएगा वही राजनीतिक समानता है। नेक्स्ट हम बात करें कि राजनीतिक जो समानता है प्रजातंत्र की आधारशिला है। जो आज के समय की जो हम बात करें लोकतांत्रिक व्यवस्था, भारतीय शासन व्यवस्था का स्वरूप क्या है? लोकतांत्रिक। तो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का सबसे प्रमुख जो पहला जो कदम होता है वो यही है कि लोगों को राजनीतिक स्वतंत्रता, राजनीतिक समानता है वो प्राप्त हो सके, ताकि वह राजनीति के अंतर्गत अब स्वतंत्र रूप से भाग लेकर सके और अपना पूरा जो योगदान भागीदारी है वो राजनीति के अंदर दे सके। तो इस तरह से राज्य के अंदर उनकी गतिविधियों में व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के भाग लेने की जो स्वतंत्रता और जो अधिकार होता है वही हम यहाँ पे राजनीतिक समानता की बात करते हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट देखिए, इसका तीसरा जो प्रकार है समानता का वो है सामाजिक समानता। यानी सामाजिक का मतलब समाज में, तो जब व्यक्ति समाज में रह रहा है तो समाज में जब उनके साथ समानता का व्यवहार होगा तो वह समाज में खुद को सुरक्षित महसूस करेगा और अपने विकास, अपने जीवन यापन के ऊपर उसका ध्यान रहेगा और अपना जीवन का वो विकास करेगा। तो
तो उसके लिए जब जरूरी क्या है कि जब वो समाज में रह रहा है तो समाज के सभी व्यक्ति हैं वह उनके साथ समानता का व्यवहार करें, यानी समाज में किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए, या समाज में किसी व्यक्ति को विशेष अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि विशेषाधिकार जैसी व्यवस्था होने से लोगों के बीच में उच्च नीच का जो भाव है वो उत्पन्न हो जाता है कि ये तो मेरे से उच्च है, ये नीचे, इस तरह के सामाजिक गतिरोध उत्पन्न हो जाता है। तो समाज में इस तरह की व्यवस्थाएं नहीं होनी चाहिए और सभी को समान अवसर प्राप्त होना चाहिए समाज के तहत, तो यही सामाजिक समानता है। नेक्स्ट बात करें, चौथा जो इसका प्रकार है समानता का वो है प्राकृतिक समानता। अब ये प्राकृतिक समानता किस तरह से है, तो इसको आपको ध्यान रखना है कि व्यक्ति जब जन्म लेता है तो वह किसी भी तरह के अलग अलग कह सकते हैं अभाव से नहीं गिरा होता है, उसे स्वतंत्र और समानता प्राप्त होती है जब व्यक्ति वह जन्म लेता है। तो इसी तरह इस अवधारणा के प्रतिपादक ये मानते हैं कि प्रकृति ने सभी मनुष्य को एक समान बनाया है, तो इस नाते उनका जो शरीर बुद्धि है वह भी संभवतः ये है कि एक समान ही होगी। तो इसी तरह से जब प्रकृति के अकॉर्डिंग मनुष्य को समान बनाया है, उन सभी के प्रति समान रखा है, तो प्राकृतिक के जो सिद्धांत है वही समानता का प्राकृतिक समानता का सिद्धांत है। यानी प्रकृति ने मनुष्य को समान रूप से बनाया है, समान शरीर संरचना बुद्धि दी है, उनके साथ किसी भी तरह का अंतर या भेदभाव नहीं रखा है, तो यही जो बात है वो प्राकृतिक समानता कहलाती है। प्रकृति के रूप में मनुष्य को जो समानता प्राप्त होती है वही प्राकृतिक समानता है। प्रकृति सभी को समान पैदा भी नहीं करती, उसके अलावा और भी क्या करती है, यानी समान पैदा तो करती है, क्योंकि प्रकृति है वो सभी के साथ समानता का व्यवहार करती है, तो उनका जो जन्म है वो एक तरह से समानता के आधार पर ही आधारित होता है। लेकिन जब समाज में आता है तब उसे ज्ञात होता है कि मैं किस तरह से मेरे को क्या समानता मिल रही है, तो वो भेदभाव वो तब समझता है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि प्रकृति ने तो मनुष्य को समान पैदा किया ही है, ठीक है ना। साथ ही साथ यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये जो समानता की जो व्यवस्था की जब बात करें हैं तो इसमें ध्यान रखना है कि प्रकृति ने सभी व्यक्तियों को समान रूप से पैदा किया, साथ ही साथ सभी मनुष्य गुण, योग्यता, क्षमता, शक्ति, प्रतिभा या विचार आदि से भी समान होते हैं। प्राकृतिक रूप में उन्हें जो गुण प्राप्त होते हैं वो इस समानता के ऊपर जो आधारित होते हैं प्राकृतिक समानता है। नेक्स्ट बात करें आर्थिक समानता, ठीक है ना। समानता का जो पांचवा जो प्रकार है वो है आर्थिक समानता, इकोनॉमिक इक्वलिटी। यानी इसका मतलब है कि यह समानता अन्य सभी समानताओं का आधार है। जितनी भी समानताएं हमने पढ़ी हैं अभी, उन सभी की समानता की स्थापना तब होगी जब आर्थिक समानता राज्य में व्यक्ति के लिए स्थापित हो। आर्थिक समानता का मतलब ये है कि व्यक्ति को आर्थिक जीवन यापन के लिए राज्य के द्वारा जो सुविधा दी जा रही है उनके प्रति समान व्यवहार, समान सुविधाएं उसे प्रदान की जाए। आर्थिक क्षेत्र में व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं हो, ठीक है ना। आर्थिक समानता के अभाव में राजनीतिक, नागरिक, सामाजिक जो समानता है वह अर्थहीन हो जाती है, क्योंकि संपत्ति का समान वितरण या सभी को समान वेतन। आर्थिक समानता का मतलब ये नहीं है कि सभी को समान वेतन दे, सभी को संपत्ति का समान हिस्सा दे, ये नहीं है। क्योंकि कोई ज़्यादा कमा रहा है तो ज़्यादा अगर कौशल है उसके पास तो उसे ज़्यादा अर्निंग होगी, ये तो पॉसिबल है। लेकिन समानता का ये मतलब है कि कम से कम व्यक्ति को अपना पेट भर सके उतना उसे कमाने का अवसर है वो राज्य के द्वारा प्राप्त होना चाहिए। तो यही जो व्यवस्था है वो उसका जो आधार है वो समान आर्थिक समानता का होगा, ठीक है ना। तो सभी लोगों को कार्य करने के समान अवसर उपलब्ध करवाए जाए एवं सभी व्यक्तियों की न्यूनतम जो आवश्यकता है जब वो राज्य में पूरी हो जाती है, तो ये जो मतलब है वो आर्थिक समानता है। जवाहरलाल नेहरू ने ये इसी के संदर्भ में एक बात कही है कि अगर व्यक्ति भूखा रहे, व्यक्ति का पेट नहीं भर रहा है, उसको कमा रहा है फिर भी वह अपना खुद का गुजारा नहीं कर पा रहा है, तो उसे मत देने का भी उसके लिए कोई मूल्य नहीं है। मतलब सबसे ज़रूरी क्या है, व्यक्ति को आर्थिक समानता होनी बहुत ज़रूरी है, तभी वह अन्य समानता का उपयोग कर सकता है। और आर्थिक समानता कब स्थापित होगी, जब राज्य द्वारा उसके रोजगार के जो अवसर है वो उसे उपलब्ध करवाया जाए और न्यूनतम उसकी आवश्यकता है वो पूर्ति हो जाए, यही आर्थिक समानता है। नेक्स्ट देखिए कि सांस्कृतिक समानता क्या है। ये इसका छठा जो प्रकार है जो हम बात करें यहाँ पे समानता का, तो ये ध्यान रखना है कि
आर्थिक समानता के बाद हम पढ़े सांस्कृतिक समानता का मतलब राज्य के द्वारा, जैसे राज्य के अंदर बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक लोग रहते हैं तो उनके बीच में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए राज्य के द्वारा। भले कुछ जाति के कम लोग हैं, कुछ धर्म के कम हैं, कुछ ज़्यादा हैं बहुत, तो ये राज्य को ये नहीं सोचना चाहिए कि ये जो जनजाति वो धर्म के मामले में बहुत ज़्यादा है, ये धर्म बहुत कम है तो उनके साथ भेदभाव नहीं। यहाँ पे सांस्कृतिक समानता का मतलब है कि राज्य सभी धर्म सभी संस्कृति के प्रति समान व्यवहार रखेगा और उनके लिए समान सुविधाएं, समान व्यवस्था है वो लागू करेगा। तो देखिए, राज्य द्वारा बहुसंख्यक व अल्पसंख्यक वर्गों के साथ समानता का व्यवहार करना सांस्कृतिक समानता की श्रेणी में आता है। इन्हें अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति, सामाजिक परिवेश के संरक्षण के समुचित अवसर दिए जाएंगे। कोई किसी भी अपने वर्ग के कोई भी जो वर्ग है समाज में रह रहा है उसको ये नहीं लगे कि मेरी जनसंख्या इस राज्य में कम है तो मेरे ऊपर ये जो राज्य है वो हावी हो जाएगा, मुझे जीवन यापन सही तरह से मेरी संस्कृति मेरे धर्म को पालन करने नहीं देगा। तो ये संभव इस तरह की व्यवस्था है वो व्यक्ति के मन में नहीं आनी चाहिए, क्योंकि राज्य हमेशा ये व्यवस्था करेगा कि सभी को समान व्यवस्था है, उनके जीवन की समान सुविधाएं प्राप्त हो। तो सांस्कृतिक समानता का मतलब है कि को जो अल्पसंख्यक वर्ग है उन्हें अपनी सभ्यता और संस्कृति को बनाए रखने का पूरा हक है। राज्य सभी के प्रति समान व्यवहार करेगा। इस संदर्भ में हमारा संविधान सांस्कृतिक समानता हेतु मौलिक अधिकारों का भी प्रावधान करता है, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना, शिक्षा और संस्कृति संबंधी जो अधिकार हैं जिसकी हम यहाँ पे बात करते हैं, तो वह अधिकार क्यों रखा गया है मूल अधिकार के अंतर्गत, क्योंकि इससे राज्य में समानता स्थापित होगी, सांस्कृतिक समानता है वह स्थापित होगी। तो ये एक तरह से संविधान के अंतर्गत ये व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट हम बात करें समानता के ऊपर कि समानता का जो 7वां प्रकार है वो है कानूनी समानता, ठीक है ना। अब कानूनी समानता का मतलब ये समझना है कि लीगल रूप में जो व्यवस्था होती है वह सभी के प्रति समान होनी चाहिए, लीगल इक्वलिटी। तो देखिए, कानून के समक्ष समानता तथा कानून का समान संरक्षण। कानून के समक्ष समानता का आशय है बिना किसी भेदभाव के नागरिकों को कानून के समक्ष समान समझना। कानून है वह किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करेगा, कानून की नज़र में सभी व्यक्ति समान हैं। तो ये जो बात है वो है कानून के समक्ष समानता, जिसमें विधि के शासन की स्थापना हो सके, यानी कानून की शासन की स्थापना हो सके। तो इसके लिए क्या ज़रूरी है कि लोग कानून है वो सभी को समान दृष्टि से देखता है, कानून के तहत सभी को समान संरक्षण दिया जाएगा, किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। अगर कहीं पे कोई अव्यवस्था है तो कानून की जो व्यवस्था है वो सही रूप में वहाँ पे लागू होगी। तो एक जैसी लोगों से कानून का एक जैसा व्यवहार करना, अर्थात सभी के लिए समान कानून होगा, भले कोई वीआईपी आदमी हो कोई समान हो, तो कानून सभी के लिए समान होता है। समान न्यायालय है, अगर दंड करेगा तो भले किसी भी तरह के व्यक्ति हो उसे दंड का भुगतान वो समान रूप से मिलेगा। एक जैसे गुनाह पर समान दंड दिया जाएगा, ऐसा नहीं कि कोई वीआईपी लोग है उसको कम दंड दे और कोई साधारण व्यक्ति को उसी गुनाह का डबल दंड दे, तो ये नहीं होगा। यानी एक जैसे गुनाह के लिए समान दंड होगा और कानून सभी को समान रूप से समान तरीके से पालन करने की व्यवस्था पर निर्भर करता है। तो ये कानून सभी को अपने बचाव के लिए समान अवसर भी देता है, यानी कानून के समक्ष लोगों को जो समानता प्राप्त होती है वही कानूनी समानता है। तो इस तरह से हम देखें कि ये अपने जो 7वां जो पॉइंट पढ़ा है कि वो है कानून के समक्ष समानता, यानी कानून की समानता, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करें अवसर की समानता, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। राज्य के अंदर जब व्यक्ति अपना जीवन यापन करता है तो उन्हें समान अवसर मिलेंगी अपनी उन्नति, अपना विकास करने के लिए। ऐसा नहीं कि कुछ एक वर्ग है उनको तो अवसर मिल रहे हैं उनकी जीवन यापन को बढ़ाने के लिए, उनको ज़्यादा अवसर मिल रहे हैं अपना जीवन जो बढ़ाने के लिए, विकसित करने के लिए, तो कुछ को अवसर ही नहीं मिल रहे अपना जीवन और समाज का विकास करने के। ऐसा नहीं है, सभी को अपनी उन्नति के राज्य के द्वारा समान अवसर दिया जाएगा, उनके प्रति किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होगा, वो किसी भी जाति, धर्म, वर्ग, लिंग से हो, उनके प्रति किसी भी आधार पर उसके साथ उन नागरिकों के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, उनके प्रति समानता का व्यवहार किया जाएगा, उन्हें अपनी उन्नति के समान अवसर दिए जाएंगे। तो इस तरह की जो व्यवस्था होती है समानता की वह है अवसर की समानता। नेक्स्ट हम बात करें समानता का जो अगला वाला जो प्रकार है वो है शिक्षा की समानता, ठीक है ना। तो जैसा कि आपने देखा होगा कि भारतीय संविधान में भी ये व्यवस्था की गई है
कि जो कोई भी शिक्षा के योग्य हैं उनको बिना किसी भेदभाव के शिक्षा प्राप्त होगी। जैसे 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा देने का प्रावधान किया है, भले वो किसी भी धर्म वर्ग लिंग से हो, क्योंकि समाज ही चाहता है कि लोग जब बेसिक मूल्य यानी बेसिक शिक्षा जब प्राप्त करेंगे तो समाज का आधार वैल्यू है वो बन सकेगी। यानी राज्य अपने सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के समान शैक्षणिक अवसर उपलब्ध करवाता है, शिक्षा उपलब्ध करवाता है, लेकिन राज्य द्वारा समाज के कमजोर और पिछड़े वर्गों के लिए विशेष जो सुविधा की जाए तो यहाँ पे समानता का आनंद नहीं होगा। जैसे समझ लीजिए कि ये एक समाज का लेवल है जिस पर सभी समाज के लोग रह रहे हैं, तो समाज उनको राज्य के द्वारा उसको समान सुविधा दी जाएगी ताकि वे शिक्षा प्राप्त कर सके। लेकिन उसी कैटेगरी से कुछ ऐसे लोग हैं जो उस कैटेगरी से नीचे हैं यानी ज़्यादा पिछड़े हुए हैं, तो वे शिक्षा के समक्ष नहीं आ पाते, तो राज्य उनके लिए कुछ विशेष सुविधाएं करेगा और उन्हें विशेष सुविधा के तहत राज्य में शिक्षा का जो अवसर है वो उपलब्ध कराया जाएगा। तो ये यहाँ पे नहीं समझना है कि समानता समान होनी चाहिए तो उसे विशेष सुविधा क्यों देगी। विशेष सुविधा का मतलब ये है कि उनको भी राज्य में समान अवसर और समान श्रेणी में लाया जाए, उनके साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं हो, तो ये समानता का पूर्ण अर्थ होता है। तो ये आपको समझना है। तो नेक्स्ट, जिस तरह से ये हमने 9 जो प्रकार देखे वो समानता के प्रकार है, जिस अलग अलग तरह की समानता होती है। तो अब हम देख रहे हैं जैसे अपना जो इससे पहले वाला जो पार्ट था उसमें हमने स्वतंत्रता के बारे में पढ़ा था, और अब जो है वो है समानता के बारे में जो हमने अच्छे से समझ लिया है। तो अब स्वतंत्रता और समानता के बीच में क्या संबंध है, ठीक है ना। यानी स्वतंत्रता है जिसको हमने पढ़ा है कि स्वतंत्रता का मतलब व्यक्ति को अपने सर्वांगीण विकास के लिए राज्य के द्वारा जो स्वतंत्रता बिना किसी भेदभाव मतलब प्रतिबंध के जो उनके विकास करने के लिए जो अवसर होते हैं वही स्वतंत्रता के संदर्भ में। और समानता यानी बिना किसी भेदभाव के राज्य उसे अपनी उन्नति के जो अवसर देगा समान रूप में, तो वह समानता है। तो अब इनको हम यहाँ पे देखते हैं कि स्वतंत्रता और समानता के बीच में क्या संबंध है, ठीक है ना। तो वो जस्ट आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि स्वतंत्रता और समानता के बीच में क्या संबंध है, ठीक है ना। तो ये पहला तो ये ध्यान रखना है कि स्वतंत्रता और समानता दोनों ही अवधारणाएं किस पर आधारित हैं, व्यक्तित्व के विकास को लेकर संबंधित है और व्यक्ति के जीवन को गहराई तक प्रभावित करती है। क्योंकि जहाँ तक हमने ये जो लेसन पढ़ा है हम आपको बार बार ये पता मतलब आपके सामने बार बार यही बात आ रही होगी कि व्यक्तित्व का विकास, समाज का विकास स्वतंत्रता और समानता के द्वारा हो रहा है। तो मतलब ये दोनों का एक संबंध कब स्थापित, एक दोनों में कौन सी चीज़ क्या है कि दोनों ही व्यक्तित्व के विकास से संबंधित हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे विद्वान भी है जो दोनों को एक दूसरे के विरोधी मानते हैं और कुछ है जो उनके बीच से समानता स्थापित करते हैं। तो जो स्वतंत्रता और समानता को परस्पर विरोधी मानते हैं वो कौन से विद्वान हैं, उनके क्या विचार है इस संदर्भ में, तो वो देखिए। इस यानी स्वतंत्रता व समानता परस्पर विरोधी है, इस अभिमत के समर्थक मानते हैं कि इनमें कोई साम्यता नहीं है। यानी जो विचारक इनको विरोधी मानते हैं वो कहते हैं कि स्वतंत्रता और समानता के बीच कोई समानता ही नहीं है, कोई भी एक समान गुण है वो यानी कॉमन है वो नहीं दिख रहा है यहाँ पे। इसमें जो विचारक है वो लॉर्ड एक्टन वो मानते हैं कि समानता के आवेश से स्वतंत्रता की आशा व्यर्थ हो जाती है। यानी हम सोचते हैं कि समानता स्थापित हो तो वहाँ पर स्वतंत्रता है वो समाप्त हो जाती है। यानी ये कह रहा है कि एक के होने से दूसरे का महत्व है वो समाप्त हो जाता है, ये बात कह रहे हैं लॉर्ड ऑक्टेन। इनकी मान्यता है कि प्रकृति में ही असमानता विद्यमान है। वो कहते हैं कि प्रकृति ने ही मनुष्यों में कुछ असमानता पैदा की है, तो इसलिए हम यहाँ पे ये कतई नहीं मान सकते कि स्वतंत्रता और समानता दोनों एक तरह की हो सकती हैं। योग्य और अयोग्यता में मानव समानता स्थापित करने का कोई औचित्य ही नहीं है, न ही वास्तविक रूप में समानता स्थापित की जा सकती है। तो व्यवहार में दोनों में से किसी एक परिस्थिति को स्थापित किया जा सकता है। यानी जो दोनों को विरोधी परस्पर मानते वो ये कहते हैं कि समाज में व्यवहारिक रूप में दोनों में से कोई एक ही स्थापित हो सकता है, या तो समानता उस राज्य में स्थापित होगी या स्वतंत्रता स्थापित होगी। ये जो बात है वह स्वतंत्रता समानता दोनों को विरोधी मानते हैं, तो उन्होंने ये अपने शब्दों में बात कही है। अब हम पढ़ते हैं कि समानता और स्वतंत्रता को एक ही मानते हैं वह विद्वान या वे विद्वान समानता और स्वतंत्रता के बारे में क्या विचार रखते हैं। तो देखिए रूसो जो विद्वान है उसने तो यहाँ तक कह दिया है कि समानता के बिना
स्वतंत्रता जीवित ही नहीं रह सकती। बहुत ही बड़ी बात कह दी है जो इन दोनों को घनिष्ठ संबंध के रूप में व्यक्त कर रही है, कि ये कह रही है कि समानता अगर नहीं है तो स्वतंत्रता उस राज्य में पनप ही नहीं सकती है, और है तो वो जीवित ही नहीं रहेगी, क्योंकि अगर स्वतंत्रता नहीं है तो समानता नहीं रहेगी। दोनों का एक तरह से बहुत ही महत्वपूर्ण तालमेल यहाँ पे बैठाया जा रहा है। रूसो ने कहा है। पोलार्ड भी लिखते हैं कि स्वतंत्रता की समस्या, यानी स्वतंत्रता में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है ना, या कोई समस्या है, तो उसका एकमात्र समाधान समानता में निहित है। आपको ध्यान रखना है, पोलार्ड ने कहा है कि स्वतंत्रता के अंतर्गत कुछ समस्या है कि राज्य के अंतर्गत स्वतंत्रता स्थापित नहीं हो पा रही है, तो इस समस्या का सुलझारा निपटारा एक ही समाधान के तहत हो सकता है कि राज्य में समानता स्थापित करें। तो इस तरह से ये जो बातें विद्वानों ने कही वो कहीं ना कहीं दोनों को घनिष्ठ संबंध, एक दूसरे से जुड़ा हुआ पूरक मानते हुए बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे आगे देखिए, व्यक्ति के विकास हेतु दोनों ही आवश्यक है। और जब से हम ये टॉपिक स्टार्ट किया तब यही समझे हैं कि दोनों का व्यक्तित्व के विकास के साथ बहुत ही गहरा जुड़ा लगाव होता है, और दोनों को होने से ही व्यक्ति का पूर्ण विकास हो पाता है। साथ ही यह भी आवश्यक है कि दोनों अवधारणा अपनी मर्यादा में रहें, तो ही यह एक तरह से अच्छी और वास्तविक रूप में जो विचारधारा है वो सही और साबित हो पाती है पूर्ण रूप में। तो इस तरह से आगे देखें, कुछ अंतिम जो हम कह सकते लास्ट में जो पॉइंट कुछ है, राजनीतिक समानता के बिना स्वतंत्रता अर्थहीन हो जाती है। यानी व्यक्ति को जब राजनीतिक स्वतंत्रता जब प्राप्त नहीं होती है, समानता प्राप्त नहीं होती है, तो उसका स्वतंत्रता का जो महत्व है वो भी समाप्त हो जाता है। तो इसी तरह नागरिक समानता के अभाव में स्वतंत्रता उपयोग करने के अवसर ही नहीं मिलते। यानी नागरिक समानता होना जरूरी है, तब वह नागरिक स्वतंत्रता का भी उपयोग कर सकता है। तो इसी तरह आगे देखें कि आर्थिक समानता की अनुपस्थिति में संपत्ति का केंद्रीकरण पूंजीपति के हाथों में हो जाता है, और शेष समाज वो इससे शोषण को प्रभावित हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे ध्यान रखा जाना चाहिए कि आर्थिक समानता होना बहुत ज़रूरी है, तभी जो आर्थिक स्वतंत्रता है वो स्थापित हो पाती है। तो इस तरह से जैसे हमने ये पढ़ा है, स्वतंत्रता और समानता के बीच में संबंध में अंत निष्कर्ष यही है कि स्वतंत्रता में समानता निहित है, ठीक है ना, दोनों का पूरक संबंध है। स्वतंत्रता और समानता में परस्पर कोई द्वंद्व नहीं है और नहीं एक दूसरे से पृथक है, वरन वे एक ही आदर्श के दो तथ्य हैं। तो इस तरह से आप ये समझ गए होंगी कि स्वतंत्रता और समानता के बारे में जो हमारा ये लेसन था वह आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। और जो हम इनकी निष्कर्ष तौर पे जब पहुँचते हैं तो वो यही है कि स्वतंत्रता और समानता दोनों का उद्देश्य व्यक्ति का विकास करना है। तो दोनों के बीच में भेद विरोध कम है, और ये दोनों एक दूसरे के पूरक बहुत घनिष्ठ है, क्योंकि दोनों के बीच महत्व संबंध ये है कि एक का होने से दूसरे का अस्तित्व बना रहता है। तो इस तरह से हमारा जो लेसन था, जो फोर्थ लेसन, ठीक है ना, स्वतंत्रता समानता, यहीं पे समाप्त होता है। इससे संबंध में अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, मैं इसका तुरंत आपको रिप्लाई दे दूंगा। और ये जो वीडियो अच्छा लगा है तो डेफिनेटली लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो अपने क्लासमेट और 12th स्टूडेंट जो हैं उन तक ये वीडियो पहुँचे, ताकि वे इस वीडियो का, इसके द्वारा जो सीखने का जो मौका है, जो फ़ायदा है वो उठा पाए, ठीक है ना।